हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्स लर्नर। लास्ट वीडियो में हमने ड्रिफ्ट करंट के बारे में डिटेल में आपको बता दिया था, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि अब नेक्स्ट वीडियो हम डिफ्यूजन करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक फिर यही है, डिफ्यूजन करंट। जिस लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि पीएन जंक्शन कैसे काम करता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी करंट्स ड्यूरिंग डिफ्यूजन फ्लो होती हैं जंक्शन में, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के, उसमें डिफ्यूजन करंट्स और ड्रिफ्ट करंट्स का कॉम्बिनेशन, यानी टोटल, अगर मैथमेटिकली बात करें तो टोटल सम, और अगर जनरल बात करें तो उनका एक कॉम्बिनेशन है जो उस पूरे जंक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो आज ड्रिफ्ट करंट की बात हो गई थी, अब आज हम डिफ्यूजन करंट की बात करेंगे। फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण टोटल डिफ्यूजन करंट और टोटल ड्रिफ्ट करंट यानी टोटल करंट फिर कैसे फॉर्म होती है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस जब शुरू होती है तो शुरू कहाँ से होती है कि कहीं एक जगह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, ठीक है, कंसंट्रेशन मेंटेन हो रहा है, यानी सब जगह इक्वल हो रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टर्म का मतलब क्या है कि वही ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, यानी दो जगह अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो इस सिचुएशन को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चार्ज कैरियर्स एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होते हैं। तो मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ग्राफ है तो एक्स एक्सिस होगी और यहां पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर जनरल बात भी समझिए तो कंसंट्रेशन एक डिस्टेंस में अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरे डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ पर ये कहें कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वैल्यू है और ये डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट होंगे, ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ग्राफ पर शो किया जा सकता है। अब अगर उस बात को समझिए कि जहां पर एक जगह पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है, उस जगह पर मान लीजिए वो ओरिजिन था आपका, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ ग्रेडियंट की वजह से, तो वो डिस्टेंस बढ़ने लगी, यानी कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रहा है डिस्टेंस बढ़ रही है। पीक कंसंट्रेशन पर एक ही डिस्टेंस थी, एक ही लोकेशन पर पीक कंसंट्रेशन थी, और फिर धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन स्प्रेड आउट हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है उसमें, तो वो डिस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं वो बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब कि अगर ये पीक वैल्यू है ओरिजिन पे और उसके बाद थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, तो ये सिचुएशन आई, यानी इतनी डिस्टेंस कवर कर ली इलेक्ट्रॉन्स ने कंसंट्रेशन कम करने के बाद। ये जो कर्व है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ही शो कर रहा है, ठीक है। पीक सिचुएशन में एक ही जगह पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस मिली, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की सिचुएशन आई, तो ये जगह स्पेस थोड़ा सा कवर किया, लेकिन कंसंट्रेशन अब उस जगह पर कम हो गया क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड आउट हो गए, फैल गए, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, यानी ये डिस्टेंस आप ले लीजिए, तो ये डिस्टेंस और बढ़ जाती है, और थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि उस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन तो कम हो गया है, लेकिन एरिया उन्होंने बहुत ज्यादा कवर कर लिया है, ठीक। इस सिचुएशन पर जब आप कहते हैं ना कि अब डिफ्यूजन स्टॉप हो गया, तो डिफ्यूजन स्टॉप होने का मतलब कि पूरे एरिया में कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, सेम हो गया है, ठीक है। एक जगह पे बहुत ज्यादा था, फिर इलेक्ट्रॉन्स ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया तो कंसंट्रेशन कम हुआ, डिस्टेंस बढ़ गई, फिर कंसंट्रेशन और कम हुआ, डिस्टेंस बढ़ गई, और एक सिचुएशन आई कि ऑलमोस्ट सेम कंसंट्रेशन पूरे के पूरे एरिया में, यानी इस लेंथ के अक्रॉस, अगर ग्राफ की बात करें तो इस लेंथ के अक्रॉस कंसंट्रेशन अब सेम हो गया, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था कि इसी ग्राफ के कुछ हिस्से को लेकर आगे हम डिफ्यूजन करंट को डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फैले हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, टर्म्स तो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, पर मैं जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि कंसंट्रेशन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे पहले पीक पे था, फिर धीरे धीरे वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम होता गया। सो दिस ग्राफ शोज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ
द डिफ्यूजन प्रोसेस, ड्यूरिंग डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, अब मान लीजिए ये पहला कर्व था आपका, ये दूसरा कर्व था आपका, ये आपका तीसरा कर्व था। तो जो बीच वाला कर्व है वो दोनों सिचुएशंस को लगभग लगभग बराबर सिचुएशन में लेके चला, यानी डिस्टेंस भी एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटेबल है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर डिस्टेंस मतलब कंसंट्रेशन भी आपको कुछ वैल्यू दे रहा है। तो इस कर्व को अगर हम इसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, पर्पस क्या है इन सारी चीजों का, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है वो निकालना। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम सारी बातें आपको बता रहे हैं। अब ये वाला कर्व का पॉजिटिव हिस्सा ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए दो दो चीजें हैं। पहले तो दो टर्म है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, वो शायद आपने केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा भी हो, मीन फ्री टाइम एंड मीन फ्री पाथ। ठीक है, देयर वाज अ टर्म मीन फ्री टाइम एंड मीन फ्री पाथ। अब बाय डेफिनेशन क्या थे वो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां मैं जहां यूज करूंगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस समझाने के लिए है कि अगर ये टर्म्स आपको क्लियर होंगे तो ये बात समझ आ जाएगी। पहली चीज तो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के केस में बात करें तो ये टर्म्स ड्यूरिंग टू कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन की क्या सिचुएशन थी, यानी एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ने जितनी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल की है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लिया है दैट इज बाय डिफॉल्ट मीन फ्री टाइम। ओके, यानी ये किसी भी एटम पार्टिकल या मॉलिक्यूल के लिए ये बात कही जा सकती है, दोनों टर्म दिए जा सकते हैं कि दो कॉलिजन, जैसे ड्रिफ्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फिर उसका कॉलिजन हो रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, तो ये होगा डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन में ड्रिफ्ट नहीं होगा लेकिन डिफ्यूजन के साथ साथ ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब फैलना शुरू कर रहा है तो उसको ड्रिफ्ट फेस करना पड़ रहा है। तो ये बात ये बताया, मतलब ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि दो पर्टिकुलर कॉलिजन्स के बीच में, ठीक है, जो सिचुएशन बनेगी उसी को इंटीग्रेट करके हम डिफ्यूजन करंट बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो जस्ट पार्ट ऑफ सम इंक्रीमेंटल एरिया कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में जिसमें जो दो कोलिजन्स के बीच में हुई हैं उसमें अगर टाइम और डिस्टेंस की बात करनी है तो वो मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम से ही दिया जा सकता है। ठीक है, जिसको हम टी बार और एल बार से शो करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस पूरे कर्व के हिस्से को इसी हिसाब से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का पर्पस क्या है कि दो कॉलिजन्स के बीच का ये हिस्सा है। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस एल बार है और कोई भी ये जो डिस्टेंस होगी ये सब इक्वल है, ये ड्राइंग प्रॉब्लम है लेकिन ये हर स्पेस आपका एल बार डिस्टेंस का है। ठीक है, और वही कि एल बार डिस्टेंस ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन को टी बार टाइम लगेगा। यानी जब भी बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि मीन फ्री पाथ एंड मीन फ्री टाइम, नॉट अ सिंगल वैल्यू की डिस्टेंस और टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पर मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम शब्द का यूज करते रहेंगे। ठीक है, अब हमने ये बता दिया कि इस पूरे एरिया को यानी इस पूरी लाइन को, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन फैल रहा था उस पूरी लाइन को हमने डिफरेंट मीन फ्री पाथ्स की यूनिट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें से ये आपको ग्राफ दिख रहा है तो इसमें से आप, यानी ये पहला कर्व हो गया, ये दूसरा कर्व हो गया, और इसी में से फिर छोटा सा एक्सट्रैक्ट करके हम ये निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यानी ठीक, यानी एक पार्ट ये है और दूसरा ये है। किन्हीं दो सक्सेसिव मीन फ्री पाथ्स को हमने यहां पर डिनोट किया हुआ है, रैंडम आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये उठा लिया, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दिस इज 2, इसको हमने अलग से फिक्स कर दिया। अब आपको ये पता है कि ये जो गैप है ये एल होगा, एल बार। ठीक, अगर इस पोजीशन को, क्योंकि ये एक्स एक्सिस थी, अगर इस पोजीशन को आप एक्स नॉट कंसीडर कर लीजिए तो ये वाली पोजीशन आपकी होगी एक्स नॉट माइनस एल और ये वाली पोजीशन आपकी होगी एक्स नॉट प्लस एल, डिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बीच वाली एक्स नॉट थी और ये एल बार दोनों हैं तो ये
x नॉट माइनस एल बार डिस्टेंस होगी और ये x नॉट प्लस एल बार डिस्टेंस होगी, ठीक है। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये दोनों डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन को t बार टाइम ही लगा होगा, ठीक है। अब देखिए मीन फ्री पाथ का एक और इंपॉर्टेंस इसकी एक और है कि अब आप यहां पे ये बता सकते हैं कि एक मतलब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में 50% इलेक्ट्रॉन मीन फ्री टाइम में पास ऑन हो गए, यानी अब ये क्या हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था। डिफ्यूजन होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा रहे थे, तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे कवर करते जा रहे थे, उसी के दो पार्ट्स हमने उठा लिए हैं ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये जो डिस्टेंस एल बार सेट करी है, इस एल बार को सेट करने का पर्पज ये था कि हम ये बाद में बताएंगे कि सेक्शन 1 से यानी इस एरिया से इस एरिया तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में 50% इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने में टी बार टाइम यानी मीन फ्री टाइम के बराबर का टाइम लगा होगा, ठीक। ये जो 50% है यही सारी चीजें सेट कर देता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि कंसंट्रेशन जो आपने कैलकुलेट किया था उसको आप n से शो करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको यहां से ये फिक्स करना है कि इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम में मीन फ्री टाइम में आधे इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो यहां से यहां गए दैट विल बी गिवन बाय हाफ n1 L A माइनस n2 L बार A, ठीक। टोटल अमाउंट का 50% यानी आधे इलेक्ट्रॉन इस एरिया का n1 इसका n2, ठीक है। तो n1 से n2 में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आया पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू का डिफरेंस आया 50% यहां से उठ के इधर चले आए, ठीक है। तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो हाफ पहले वाला माइनस दूसरे वाला दिया जा सकता है। अब ये एल ए मैंने क्या लिखा है, क्योंकि हमने कहा कि पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे उनको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई तो करेंगे ना, ठीक है, कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी ये कंसंट्रेशन बता रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, तो जब इसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए हमने मान लिया कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिप अगर इसको कह दें ए इज द एरिया ऑफ अ सिंगल स्ट्रिप, ठीक है। तो एल लेंथ है और अगर आपको एरिया मालूम है तो लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करिए, वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक। तो वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन माइनस वॉल्यूम दूसरे का इंटू कंसंट्रेशन दूसरे का, 50% ट्रांसफर हुआ है, ठीक। अब आप यहां से एल बार ए को कॉमन ले सकते हैं, n1 माइनस n2, ठीक। अब कुल मिला के n1 माइनस n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एनी हाउ, और जो कुछ मिलेगा उसको यहां पर रख के आपको सब कुछ बता देना है, ठीक। अब जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत छोटा एरिया है, इंक्रीमेंटल चेंज जिसको आप कहते हैं, जब बहुत कम डिफरेंस आता है तो उसको आप इंक्रीमेंटल चेंज कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ये तो इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट है जो ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, 1 से 2 में, तो अगर इसी हिसाब से आप ये बताएं कि फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जिसको आप फ्लक्स कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विल बी गिवन बाय एल बार ऊपर रहेगा, नीचे टाइम से डिवाइड कर दीजिए, एरिया आपने हटा ही दिया क्योंकि पर यूनिट कर दिया, तो n1 माइनस n2 पर यूनिट टाइम, तो t से डिवाइड किया और a से डिवाइड किया तो a कैंसिल आउट हो गया, ठीक। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप t इंटू ए से डिवाइड कर दे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की ये वैल्यू मिलती है, जिसको आप डिनोट करते हैं बेसिकली फाई से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जब आप निकाल लेंगे तो आपको करंट मिलेगी, अभी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, और पर यूनिट टाइम है तो वो करंट फॉर्म करेगा,
ठीक है, एरिया वगैरह अभी हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फ्लक्स निकालने का, फ्लक्स बताने का पर्पज ये था कि इसी को बाद में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिफ्यूजन करंट की वैल्यू मिल जाएगी, बस हमें N1 माइनस N2 को कैलकुलेट करना है। ठीक, यहां तक की सारी चीजें मैं आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि हमने क्या किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का अमाउंट निकाला, क्योंकि हमने ये दो एरिया पकड़ लिए जिसमें हमें ये पता है, क्योंकि मीन फ्री टाइम का कॉन्सेप्ट हमने रखा हुआ है, तो मीन फ्री टाइम में एक एरिया से दूसरे एरिया में इलेक्ट्रॉन्स का 50% ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो 50% ट्रांसफर यानी पहले में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन और दूसरे में जो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है उसका 50% आप डिफरेंस निकाल लीजिए। सो 50% पहले का हाफ कर दिया माइनस 50% दूसरे का हाफ कर दिया। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए मीन फ्री टाइम में। ठीक, तो जब ये वैल्यू मिल गई मीन फ्री टाइम में, तो क्योंकि ये एरिया, ये वॉल्यूम था और वॉल्यूम को हमने कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिल जाते। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों वैल्यू मिल गई, दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिए, इसी में एरिया से डिवाइड कर दिए। एरिया से डिवाइड कर तो ए गायब हो गया और टी से डिवाइड करना था तो टी नीचे आ गया। ठीक है, तो L बार अपॉन 2T N1 माइनस N2। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट N1 माइनस N2। अगेन कम टू दिस फिगर कि बहुत इंक्रीमेंटल चेंज, मतलब स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज को आप इंक्रीमेंटल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल चेंज के लिए आप ये कह सकते हैं कि N1 माइनस N2 इक्वल्स टू NX माइनस NX प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू L बार। अगर आप ध्यान दीजिए तो जो इंटरमीडिएट में टर्म था, एक चैप्टर था एक लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, उसमें ये सारी बातें बताई जाती कि इंक्रीमेंटल चेंज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को आपको एक बार सेट करना। हाँ, ये कंफर्म है कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक, यानी अगर इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए N1 माइनस N2 लिमिट, क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0। ठीक, यानी जो डिफरेंस है, लेंथ है आपकी, वो अगर बहुत कम हो, लगभग 0 हो, तो इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, L तो बाहर आ जाएगा, और क्योंकि हमने बताया कि ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है तो इसको आप माइनस में कर देंगे, यानी माइनस पहले कर दे रहे हैं और फिर उसको आप स्मॉल चेंज dnx अपॉन dx की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यहां पर N1 माइनस N2 जो था उसको इंक्रीमेंटल चेंज कंसीडर इसीलिए किया गया था। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये सब कुछ लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, इसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, अब N1 माइनस N2 कैलकुलेट करना है तो आपको वही चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो माइनस dnx अपॉन dnx, L बाहर कर दिया, चेंज कम से ज्यादा की ओर हो रहा है तो माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, तो माइनस dnx अपॉन dx इंटू L बार, ये वैल्यू मिल गई। इसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलता है फाई n x नॉट इक्वल्स टू, माइनस पहले कर दे रहा हूँ, L स्क्वायर हो जाएगा ऊपर अपॉन 2t इंटू dnx अपॉन dx। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, बस इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें जो टर्म है माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2t, माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2t, इसको आप कहते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट, क्योंकि पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के सिस्टम में L भी कांस्टेंट होगा और T भी कांस्टेंट होगा, यानी मीन फ्री टाइम और मीन फ्री पाथ की वैल्यूज फिक्स होंगी। ठीक है, तो इसको क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है तो इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट को आप D से शो कर दीजिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो सफिक्स N लग जाएगा, होल के लिए होगा तो सफिक्स P लग जाएगा। सो फाई n x नॉट इज गिवन एज माइनस D इंटू dnx अपॉन dx। ठीक है, अब वही बात कि ये तो फ्लक्स की वैल्यू मिल गई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए Q से तो आपको
करंट की वैल्यू, करंट डेंसिटी की वैल्यू, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया है, ये जो टर्म है ये पर यूनिट एरिया है, तो इसमें अगर आप Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू फॉर द डिफ्यूजन मिल जाएगी। ठीक, माइनस, हाँ इलेक्ट्रॉन के लिए करना है तो आपको माइनस Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज प्लस Q डी एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए डी एन लिखेंगे, डी एन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक, सिमिलरली फॉर होल डिफ्यूजन इक्वल्स टू माइनस प्लस Q डी पी डी एन एक्स अपॉन डी एक्स, इट गेट्स माइनस Q डी पी डी एन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक, यानी ये और ये आपको डिराइव करना था। ठीक है, अब अगर मैं आपके एंगल से बात करूं कि इस पूरे डेरिवेशन को कैसे दिमाग में फिट रखा जाए, तो पहली चीज यही है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट हो रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब उसी में से बीच वाला कर्व, मैंने बीच वाले कर्व का लेफ्ट हाफ हिस्सा यहाँ पे कंसीडर किया, तो लेफ्ट हाफ हिस्से में आप सबको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कैसे करना है कि हर पार्ट की लेंथ जो होगी दैट विल बी इक्वल टू मीन फ्री पाथ, दैट इज एल बार, और टी का मतलब ये होगा कि मीन फ्री पाथ को कवर करने में इलेक्ट्रॉन को टी बार। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां जहां टी लिखा है वहां वहां टी बार ही लिखना है, जस्ट फॉर स्पीड एंड डिफरेंट थिंग्स, मैं उसको बार बार टी लिख रहा हूं, पर आपको टी बार ही कंसीडर करना है, जहां भी एल लिखा है वहां एल बार ही कंसीडर करना है। ठीक है, दिस इज एल बार एंड दिस इज टी बार एक्चुअली। ठीक है, तो उस सेकंड हाफ ऑफ द ग्राफ को हमने यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स की लेंथ एल बार होगी और एल बार डिस्टेंस को कवर करने में इलेक्ट्रॉन को टी बार टाइम लगेगा। एक्चुअली दिस इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स एंड टू सक्सेसिव कोलिजन्स एंड लेंथ बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये इन दोनों की डेफिनेशन है। ठीक है, गैसियस थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, उसमें विस्कोसिटी वगैरह जो सब कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए सारे टर्म्स बार बार यूज होते रहे। ठीक है, अब क्या किया हमने कि क्योंकि हमें पता है कि मीन फ्री टाइम में एक सेक्शन से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने में 50% इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 50% इलेक्ट्रॉन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मीन फ्री टाइम में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसी 50% को हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। हमें पता है कि एन जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया और दोनों के कंसंट्रेशंस का डिफरेंस ले लिया विद 50% वैल्यू। ठीक है, तो 50% मीन्स 1/2, 1/2। ठीक है, तो 1/2 और N1 L बार A, जो इसका एक का वॉल्यूम है, दूसरे का भी वॉल्यूम सेम होगा। ठीक, अब ये दोनों चीजों में आप L बार A कॉमन कर दीजिए, N1 माइनस N2 बचा, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को टाइम और एरिया से डिवाइड करके यहाँ पर हमने लिख दिया, जिसको हम फ्लक्स कहते हैं और डिनोट करते हैं phi n x नॉट से। ठीक, अब N1 माइनस N2 कैलकुलेट करना था तो वो सिंपल 11th और 12th की जो भी बुक में आपके रहा हो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, वहां से उठा लीजिए। इंक्रीमेंटल चेंज के बारे में ये सारी चीजें वहां पर आपको बताई गई, ये मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। ठीक है, सो जस्ट वही कि अब सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया और जो कांस्टेंट मिला उसको नाम दे दिया डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए अलग अलग आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला जो डेरिवेशन है, हाँ अब पहले ये चीज समझ लीजिए कि जैसे आपने JN ड्रिफ्ट और JP ड्रिफ्ट निकाला था, अब JN डिफ्यूजन और JP डिफ्यूजन निकाल लिया है, तो जब आप वहां जो भी वैल्यू मिली थी उसको अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको आप एक बार ओपन करके चेक करिएगा। अब यहाँ पर JN की जो टोटल वैल्यू होगी, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण जो टोटल करंट मिलेगी, दैट विल बी JN ड्रिफ्ट प्लस JN डिफ्यूजन। ठीक है, ऐसे ही टोटल करंट ड्यू टू होल विल बी JP ड्रिफ्ट प्लस JP डिफ्यूजन। ये मैंने आपको एकदम पहले सेमीकंडक्टर जंक्शन वाले वीडियो में बताया था कि करंट की वैल्यू जो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के टोटल होने के कारण कॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक, और वैसे ही होल्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
तो पूरे जंक्शन में बेसिकली 4 टाइप्स की करंट हो जाती हैं, ड्रिफ्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट ड्यू टू होल एंड डिफ्यूजन ड्यू टू होल। ठीक है, एक छोटी सी चीज और मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, होल, ड्रिफ्ट, होल, डिफ्यूजन, यानी अगर होल के ड्रिफ्ट की ये डायरेक्शन है तो होल के डिफ्यूजन की अपोजिट डायरेक्शन होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की डायरेक्शन, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, डायरेक्शन वाइज ये ध्यान रखने की चीज है। जो डॉटेड लाइन है वो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, जो परफेक्ट लाइन है कंप्लीट वो होल शो कर रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल जंक्शन में ये चारों करंट्स एग्जिस्ट करती हैं और चारों करंट्स का ये रिलेशन होता है। ठीक, अब यहां पे ये बात खत्म होती है करंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो, इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्ट इन पोटेंशियल का यानी कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का डेरिवेशन बताता हूं। उसमें यहीं से बात शुरू होगी कि जब करंट ये है तो टोटल नेट करंट वहां पर डिफ्यूजन जब सब कुछ हो जाता है, तो क्योंकि जंक्शन में कुछ रह नहीं जाता, करंट फ्लो बंद हो जाता है, तो Jn और Jp की वैल्यूज 0 हो जाती हैं। अब Jn और Jp की वैल्यूज को 0 करके आगे क्या क्या हो सकता है उसी से हम निकालेंगे कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे एंड करता हूं। इसको एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा जब तक समझ में ना आए। ठीक है, और फिर अगले वीडियो का तब तक वेट करिए। ठीक है जी, थैंक यू अभी के